students, welcome to the session of Arihant Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khana. Students, today we are going to solve the sample paper that CBSE has issued for your current term 1. सबसे पहले टर्म 1 होगा तो CBSE ने क्लास 10th और 12th के लिए कुछ सैम्पल पेपर्स इशू किए हैं सब्जेक्ट वाइज. तो हम आज मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है पेपर का, क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे. ओके और अगर मैं आपसे बात करूँ टिप्स की, तो स्टूडेंट टिप्स के लिए मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशंस पढ़ाए हैं चैप्टर वाइज, तो मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि जिस क्वेश्चन में आप टाइम सेव कर सकते हो, ओके, जहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन से लग सकते हैं, आपको लगता है यहाँ पे ऑप्शन से क्वेश्चन ज़्यादा इजीली लग जाएगा बेसिक मेथड अप्लाई करने के बजाय, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने माइंड को इतना स्टेबल रखिए कि आप ये समझ सके कि हाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन लग जाएगा, हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करें. ठीक है, बिकॉज इससे आपका टाइम बचेगा और आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दे पाएंगे जो लेंदी होंगे, जिनके लिए बेसिक मेथड ही एक रास्ता होगा सॉल्व करने के लिए. ओके अदरवाइज आपने प्लेंटी ऑफ पेपर्स सॉल्व करने ही करने हैं, बिकॉज आपको एक्यूरेसी और कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा पैटर्न. So students, section A is of 16 marks. Okay, overall paper is divided into 3 sections, section A, section B and C. Okay, so section A आपका कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है और section A consist करेगा 20 questions को. That means in section A you will have 20 questions and out of those 20 only 16 you have to attempt. That is why the section A is of 16 marks. That means every question is of 1 mark. ठीक है, तो सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 16 को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा. सेम इज फॉर सेक्शन बी. सेक्शन बी इज ऑल्सो ऑफ 16 मार्क्स. ठीक है, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे और उसमें भी आपको 16 ही अटेम्प्ट करने हैं. ओके, लास्ट इज सेक्शन सी. सेक्शन सी में आपकी 2 केस स्टडीज है. नाउ व्हाट इज द केस स्टडी? वीडियो की हर लिंक में आपको केस स्टडी प्रोवाइड करी होगी. जिन बच्चों ने केस स्टडी को देखा हुआ है वो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. सो CBSE ने सेक्शन सी में आपके 2 केस स्टडीज रखी हुई हैं और हर केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के. दैट मीन्स सेक्शन सी में आपके टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं आपको और वो होंगे 8 मार्क्स के. तो सो ओवरऑल मार्क्स कितना हो गया? 16 + 8 दैट इज ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, तो टर्म 1 आपके कितने मार्क्स का है? ऑल टोटल तो 50 मार्क्स का है, बट 40 मार्क्स आपके पेपर्स के हैं और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होंगे, इंटरनल जो असेसमेंट होंगे उसका होगा. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे. अभी सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50. सो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9. So perfect square क्या होता है? जिनका हम स्क्वायर कर सकें या जिनका एग्जैक्टली स्क्वायर रूट एक होल नंबर निकलता. That are the perfect squares. तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 to 50 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. अगर हम एक कार्ड निकालें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस कार्ड पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. सो बिफोर सॉल्विंग हमें क्या करना पड़ेगा? सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं. ठीक है, 4, 9, 3 का 9 हो जाता है, 4 का कितना हो जाएगा? 16, 5 का कितना हो गया? 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49. नाउ इसके आगे हम मूव नहीं कर सकते बिकॉज आपका जो कार्ड है वो 6 to 50 के बीच का ही है. सो अगर 6 to 50 के बीच का है तो दैट मीन्स 4 भी नहीं हो सकता. सो कार्ड में परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पास, कितने इवेंट्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? व्हाट वी से, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी what we have to do, the formula is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Okay, so the favorable outcomes are how much? 5 favorable outcomes are there. And if we talk about the total number of favorable outcomes, so 6 to 50 cards हैं. कितने total cards हो गए? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें? 50 - 6 कर दें. 50 - 6 दैट मीन्स कितना आंसर आ गया आपके पास? आपके पास आंसर आ गया 44. Now 44 is not the final answer. Why not the final answer? Because ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए जब आप किसी के बीच की 2 नंबर के बीच की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, सो ये इनके बीच की वैल्यू है. दैट मीन्स आपने ना कार्ड 60 को इंक्लूड किया है ना कार्ड नंबर 50 को इंक्लूड किया, आपने बस उसके बीच की वैल्यू निकाली है. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ड 6 से लेकर 50 तक हैं.
दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक कार्ड हमें क्या करना है, इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इनके बीच की वैल्यू निकाली। जब हमने बीच की वैल्यू निकाली है तो हमने किसी एक को ही इंक्लूड किया है। अगर आप ऐसे नहीं समझते स्टूडेंट, तो एक बार आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करके देखिए कि अगर 6 to 50 हम निकालते हैं, 6 भी इंक्लूड करेंगे। जब आप स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, 6 से स्टार्ट करोगे ना, 6 छोड़ तो दोगे नहीं। 6 से जब आप 50 तक काउंट करोगे तो इसका मतलब है अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो आपका 45 आंसर आएगा जब आप अपने फिंगर्स पे काउंट करोगे। बट जब आप माइनस करते हो तो आपने क्या किया, माइनस करने में या तो हमने 6 को छोड़ दिया है या तो हमने 50 को छोड़ दिया है। ठीक है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको हमेशा 1 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहीं तक करते हैं, 1 प्लस नहीं करते और उनका आंसर फिर गलत हो जाता है। सो ये आपका एक पैटर्न है, ठीक है, इसको फॉलो करना है कि जब भी आप किन्हीं दो चीज़ के बीच का नंबर निकाल रहे हो तो उसमें लास्ट में +1 जरूर करें। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या हैं, 45 इवेंट्स हैं, फेवरेबल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। सो 5/45 सिंप्लीफाई कर ले, क्या आंसर आया, 1/9। Let's check whether it is available in the option or not. So first is this, second is this, third is this and fourth is this. Okay, so last option, option number D is the right one. Next question. In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is equals to 22/7, then the length of the arc. So आपको length का formula पता होना चाहिए। length का formula क्या होता है student, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। ओके, अब आर्क सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। भाई आर्क पहले फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, ये आर्क है, ये क्या कर रहा है 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये क्या बन गया, एक तरीके से आपका सेगमेंट बन गया ना, आर्क सेगमेंट बनाता है। ठीक, तो ये आपका सेगमेंट बन गया। डायमीटर आपकी 42 दी गई है, तो अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ कर दें, दैट मीन्स 42/2 कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है। ठीक है, एंगल आपको पता चल गया, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट निकाल ले, वही लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, वही तो है। तो 60/360, जस्ट अ सेकेंड, 60/360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू आपको क्या दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, दैट इज 21। सॉल्व कर लीजिए इसे, 3 टाइम्स डिविजिबल, 6 टाइम्स, दिस 3 विल डिवाइड 6 2 टाइम्स, आपका क्या बचा, आपकी लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड आर्क। ऑप्शंस चेक कर लें, 22/7, 11, 22, 44, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट्स, 22 ऑप्शन इज राइट। फाइनल आंसर, yes, C is the right answer. Next question, if sin theta is equals to x and sec theta is equals to y, then tan theta is. So students, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वहाँ मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला याद कर लीजिए tan के लिए, कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ना अगर हम यहाँ से देखें तो sin थीटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ना व्हाट इज 1/cos थीटा, ये उल्टा होता है किसका, sec थीटा का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। अब सेक थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू XY। चेक कर लीजिए, सो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, बिकॉज फर्स्ट ही आपका XY है। ठीक है, फाइनल आंसर चेक कर ले, A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एंड नो सोल्यूशन। सो ये क्या होगा, ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी चैप्टर के सॉल्व किया है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू 0 कैसी लाइन होगी, y 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 ऐसी एक लाइन होगी। y इक्वल्स टू -5, y निगेटिव कब होता है स्टूडेंट, जब हम नीचे जाने लगते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -5, तो y इक्वल्स टू -5 कैसी लाइन होगी, ऐसी। अब ये दोनों लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, और पैरेलल के केस में क्या सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। ओके, चेक कर लेते हैं, यस, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक ही डाई है, उसे हम थ्रो करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, ना कंपोजिट क्या होता है, वो नंबर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 4 होता है, बिकॉज 4 के फैक्टर 3 होते हैं। अगर 2 कर देंगे तो फिर वो कंपोजिट नहीं हुआ। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा हो। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब आपके डाइस में कितने
नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 कंपोजिट है, 4 तो स्मॉलेस्ट हो गया ना, तो इसके बाद ही के सारे नंबर काउंट करेंगे हम। 5 कंपोजिट है, नहीं, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। 6 कंपोजिट है, यस 6 कंपोजिट है। तो कितने 2 इवेंट्स बन रहे हैं, कंपोजिट होने के 2 इवेंट्स बन रहे हैं। ऑल टोटल कितने इवेंट्स होते हैं डाइस में, 6 होते हैं। तो क्या हो गया 1/3। चेक कर लें, 0 1/3 3/4 1, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 chairs and 5 tables cost rupees 10,500 while 5 chairs 3 tables cost rupees 6,450. The cost of each chair will be. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, चेयर को एज्यूम कर लेते हैं हम कोई वेरिएबल x और टेबल को एज्यूम कर लेते हैं y। अब यहाँ से आपकी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी जिन्हें आप साइमल्टेनियसली किसी भी मेथड से सॉल्व करके अपनी x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इक्वेशन मैं बना के दे रही हूँ, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। सो 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10,500, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6,450, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ ईदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन यू कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड गेट द आंसर रिक्वायर्ड फॉर x एंड y। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन में आपके पास है आपका, अच्छा ठीक है, आपको सिर्फ चेयर के पैसे निकालने हैं, तो चेयर के लिए आपको सिर्फ x का आंसर देना है, ठीक। तो ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया हो वीडियो को पॉज करके वो देख लें आंसर उनका सही है या नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि चेयर की जो प्राइस है वो है 750 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या गिवन है ये क्वेश्चन, इसका सिमिलर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। ठीक है, फिर से करते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका इस तरह। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की आपको क्या वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा मिल गई। अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया था, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, पुट करिए। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक, इसको ओपन कर लेंगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इज इक्वल्स टू 1। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी इस आंसर की, 1 वैल्यू आ गई। चेक करें ऑप्शन, -1 0 1 2, so which option is right? C is the right one. Final answer, C is the final answer. Okay, next question, the decimal representation of 23/2 to the power, let me write down like this, 2 की power 3 5 to the power 2. ओके, ऑप्शंस है टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हैं, 2 है या 5 है या दोनों हैं, देन वो कैसा हो जाता है, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। ओके, सो चेक करें ऑप्शन, यस फाइनल ऑप्शन इज ए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ होगा तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM of 2 to the power 3 multiply 3 to the power 2 and 2 to the power 2 multiply 3 to the power 3। अब LCM में कौन सी पावर्स लेनी होती हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। LCM में क्या लेना होता है, LCM में हमें हाईएस्ट पावर्स लेनी होती हैं। तो हाईएस्ट पावर अगर हमने ली तो 2 to the power 3 हो गया, और 3 की कौन सी हाईएस्ट पावर है, 3 to the power 3, यही हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, चेक कर ले। सो 2 to the power 3 3 to the power 3 2 to the power 3 3 to the power 3 and the last one. So which option is right student? C is the right. यहाँ पे फाइनल आंसर निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको यहाँ पे पावर के टर्म्स में ही दिया हुआ है। चेक कर ले फाइनल आंसर, यस सी इज द फाइनल आंसर। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 18 and their product is 12960, find their LCM। ठीक है, अब इसके लिए तो आपको फॉर्मूला एक पता ही है कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो नंबर का प्रोडक्ट तो आपको गिवन है क्या, 12960। HCF गिवन है क्या, 18। तो यहाँ से क्या हम LCM निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड करके क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइए। ठीक है, ये आप डिविजन कर लीजिएगा, डिविजन नहीं करेंगे। ऑप्शंस देख लीजिए, 420 600 720 800। जिन्होंने डिवाइड कर लिया है वो ऑप्शन आंसर चेक कर लें। राइट आंसर इज सी 720। दैट मीन्स जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है 720। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिगर इज गिवन टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो फिगर में आप क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल है और डायमेंशन कुछ दी गई है, ठीक है, और ये बताया गया है कि DE BC के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। अब ऑप्शंस देख लें कौन सा ट्रू है। x इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन AY, ये आपका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने सिमिलैरिटी में पढ़ रखा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगा के देखते हैं, ठीक। क्या कह रही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके हिसाब से अगर आपने रेशियो लिया है x का, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो लेना, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी y। सिमिलरली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर हम इस साइड को ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल की भी हमें इसी साइड को लेना पड़ेगा, तो दूसरे ट्रायंगल की क्या हो जाएगी a, ठीक है। देखिए आपने छोटा पहले इस ट्रायंगल को लिया हुआ है, तो यहाँ से a लिया, x लिया तो x लिखा। बड़े ट्रायंगल का आपने क्या लिया हुआ है, ये बड़ा ट्रायंगल हो गया आपका, इसका हमने y लिया हुआ है, ठीक। सिमिलरली जब हमने छोटे ट्रायंगल की इस साइड को लिया तो वो a है, और इसी बड़े ट्रायंगल में हमें इस साइड को लेना पड़ेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड लेनी होती, तो बड़े ट्रायंगल की पूरी साइड क्या हो जाएगी, आपको a में b को प्लस करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा ये वाला तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बाकी के लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, y उधर भेज दिया, a प्लस b, ओके, ऐसा कुछ अवेलेबल है, ये सी वाला ऑप्शन आपका ऐसा अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड था, ये आपकी सिमिलैरिटी पे बेस्ड था। आपको पता है अच्छी तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हम कब लगा सकते हैं, जब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हों, बट सिंस हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिमिलैरिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज कैसे प्रूव करते, अदरवाइज ऐसे प्रूव करते कि भाई ये दो लाइन सिमिलर है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। कैसे प्रूव करते हैं, ये दो लाइन्स आपकी पैरेलल है तो इसमें ट्रांसवर्सल की भी प्रॉपर्टी लग जाती है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होगा, ये कॉमन है, तो बाय एंगल द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट A एंड B इंटरनली इन द रेशियो 2:1 आर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अभी हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/3 ये आपको गिवन है, B क्या गिवन है 4 और 6। आपको एक कोऑर्डिनेट P निकालना है जो कि इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये आपका x1 गिवन है, ये y1 गिवन है, ये आपका x2 गिवन है, ये y2 गिवन है, ये आपका m1 गिवन है, ये m2 गिवन है। P के कोऑर्डिनेट को हम xy मान लेंगे, तो xy कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैं लिख दे रही हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो मैं आपको सारे के सारे सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगी, क्या करना है ये समझ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर, कॉमा y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको मैंने दे दी हैं, जस्ट इस फॉर्मूले में लिख के आप कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक। ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, 2 4 4 6 4 2 3 5 एंड द राइट ऑप्शन इज डी। तो जिन्होंने सॉल्व किया है, क्या उनका आंसर सही आया, अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, ओके। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, ये आपके 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे निकालते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपने क्लास 5th 6th में सीखी होगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिए, बस आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि अगर कुछ 5 रिपीट हो रहा है तो आपको उसके ऊपर पावर लगा देनी है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लाइक सपोज देखिए यहाँ पे, अब अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करने का सोचें स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर 21 का जब फैक्टर 3 × 7 बन सकता है, तो ये 3 इसके पास क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ओके। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 × 7, तो ये 5 यहाँ क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखिए 25 लिखा है, इसको 5 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा इन्होंने, ये भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट, चेक कर लें। सो यस, सी इज द राइट। ये तो एलिमिनेशन हो गया, बट आप इसको प्रॉपर तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के सॉल्व करिए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि नहीं, जो ऑप्शन हम लगा के आ रहे हैं टिक, ये हमारा सही है बिल्कुल।
Next question, question 14. In the figure given below, AD is equals to 4 centimeter, so this is 4 centimeter. BD is equals to 3, so this is 3 centimeter. CB is equals to 12, so this is 12. Find cot theta. You have to find this. This is the base angle. तो आपको पता है जहाँ पे बेस एंगल होगा वही हमारी बेस बन जाती है. ठीक, तो ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है. अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस आपको पता है क्या है 12, परपेंडिकुलर पता है क्या? नहीं पता. लेकिन वो कैसे निकालेंगे? इधर वाला ट्रायंगल को देखिए, ये कैसा ट्रायंगल है? यहाँ 90 डिग्री बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो पाइथागोरस लगा के आप यहाँ से ये साइड निकाल सकते हो. ये इस वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर है और इस वाले ट्रायंगल की क्या है? हाइपोटेन्यूज. बिकॉज परपेंडिकुलर बेस तो इस ट्रायंगल का ये है. सो इस वाले का यानी कि ट्रायंगल ABD का हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर है ट्रायंगल ABC के परपेंडिकुलर के. ठीक, सो हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 प्लस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस होगा यहाँ पे आपका. दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा ऑल टोटल 25. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h क्या आ गया? 5. ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपको मिल गया 5. दिस इज द रिक्वायर्ड कॉट थीटा. चेक कर लें. 3/4, 5/12, 4/3, 12/5. सो विच ऑप्शन इज राइट? 12/5. चेक कर ले आंसर. येस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करिए. बहुत इजी क्वेश्चन है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो भाई अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर हो गया 8 के और x प्लस वाई बराबर हो गया किसके? 12 के. 2 इक्वेशन मिल गई. सॉल्व कर लीजिए इसको साइमल्टेनियसली. बहुत ईजी है. ऐड कर लिए, कट जाएगा. यहाँ पे आया 20, x के आगे आपका 10. ठीक है, x 10 आएगा. यहाँ पे किसी में भी रख दीजिए इन दोनों में से. तो y क्या आ जाएगा आपका? 2. ओके, चेक कर ले. x 10 y 2, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो गया. फाइनल आंसर चेक कर लीजिए. फाइनल आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इफ AC is equals to BC and AB square is equals to 2AC square, then the measure of angle C will be. क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई ट्रायंगल है. लेट्स सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें. ये आपका ट्रायंगल है ABC. क्वेश्चन क्या कह रहा है? AC जो है वो BC के बराबर. दीज टू साइड्स आर इक्वल. सो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. बिकॉज हमें पता है कि अगर दो साइड्स कॉमन बेस पे हैं और वो साइड्स इक्वल हैं तो उनसे लगने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, और क्या कंडीशन दी गई है? आपको एक कंडीशन दी गई है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. ठीक, पूछा क्या है? आपसे पूछा है इस एंगल C का मेजरमेंट निकालिए. ठीक, तो जो गिवन है AB स्क्वायर, इस AC स्क्वायर को क्या हम ब्रेक करके लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं. क्या फर्क है? वही चीज है. ठीक, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? AC जो है वो BC के बराबर है. तो क्या हम एक AC को BC में कन्वर्ट कर दें? से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिकॉज AC तो BC के बराबर ही है. अब ये आपको क्या मिला? ये किससे सिमिलर इक्वेशन मिल गई? ये आपको पाइथागोरस से सिमिलर इक्वेशन मिल गई. इसका मतलब क्या है कि AB स्क्वायर को अगर हम हाइपोटेन्यूज मान लें, ठीक है, ये हमारी साइड अगर हाइपोटेन्यूज है तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. बिकॉज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों बातें सेम है. इसका मतलब एंगल C पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि C जो है वो क्या है? 90 डिग्री. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन चेक कर लेते हैं. अवेलेबल है 30, 45, 60, 90. ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन इज D. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इफ -1 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल देन द अदर 0. क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 तो एक 0 है. इसका मतलब क्या? -1 रखने पे इक्वेशन 0 आंसर देगी. तो दूसरा 0 बताइए. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन है -8, -7, 1, 8. सो स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं सॉल्व करने के. एक तो ये तरीका है कि आप सारे ऑप्शन को एक एक बार रखें और चेक करें किस पे 0 आ रहा है, वो अदर 0 हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके 2 फैक्टर बनाएं, वहां से भी आपको जीरोस मिल जाएंगे. ओके, सो हम ऑप्शन से लेके चलते हैं. अगर हमने यहाँ पे रखा तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर हम x को 8 मान ले तो ये हो जाएगा आपका 64. यहाँ पे आपके रखने से क्या हो जाएगा? 56 -8.
कभी 0 आंसर नहीं आएगा। -7 रख के देख लें क्या हो जाएगा, 49 + 49 -8, ये भी 0 नहीं होगा। 1 रख के देख लीजिए, 1 -7 -8, -8, क्या ये 0 होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट आपके पास क्या बचा, 8, देख लीजिए 64, ठीक है, -8 7 -56 -8, ये होगा, यस, ये आपका किसके बराबर होगा, 0। सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द अदर 0 ऑफ द रिक्वायर्ड गिवन पॉलिनोमियल। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, यस, डी इज द फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, अब 2 डाइस के पेयर को थ्रो किया जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, इसका मतलब क्या है कि दोनों डाइस पे या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल इवेंट्स बनते हैं। अब एक डाइस पे कितना बन रहा है, 1 डाइस पे 6 इवेंट्स बन रहे हैं, दूसरे डाइस पे कितने बनेंगे, उस पर भी 6, तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 6 × 6 यानी कि 36 टोटल इवेंट्स बने। अब इसमें से सेम नंबर दोनों पे आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 6 ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 1 बन जाएगा, या तो 2 2 बन जाएगा, या 3 3 बन जाएगा, या 4 4 बन जाएगा, ठीक है, या 5 5 बनेगा, या 6 6 बनेगा। तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, 6, और सॉरी फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 6, और पॉसिबल इवेंट्स है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/36, यानी कि फाइनल आंसर क्या आया, 1/6। चेक कर लें। सो फर्स्ट ऑप्शन ही स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, सही हो गया। फाइनल आंसर देख लीजिए, फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द मिड पॉइंट ऑफ 3p 4 and -2 2q इज 2 6। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही था, क्या मिड पॉइंट के फॉर्मूले के लिए x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, x1 + x2/2, और y के लिए कैसे निकालते थे, y1 + y2/2। तो यहाँ पे आपको x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x और y दिया है, सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका। सो x दिया है 2, x1 है आपका 3p प्लस, और ये हो जाएगा -2/2। सिमिलरली y क्या दिया है 6, y1 क्या दिया है 4, y2 क्या दिया है 2q/2। यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 = 3p, p आ गया 2। सिमिलरली यहाँ से निकाल लेते हैं 8 = 2q, यस, तो q आ जाएगा आपके पास 4। चेक कर लीजिए ऑप्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q पूछ रहा है, तो p + q कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, p + q हो जाएगा 6, 5 6 7 8। सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 16 करने थे, और सिर्फ 16 में मैं तो आपको सारे ही सॉल्व कराऊंगी, बट आपको एग्जाम में ओनली 16 करने हैं, ठीक है। लास्ट क्या क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा। अब आपको इसको एक्चुअल में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक और भी तो तरीका है, क्या कर लें हम, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल लें, यानी कि 120 के, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, 60 30 15 3 and 5, ओके। ये आपके क्या हो गए, ये आपके ये आपके फैक्टर्स हो गए किसके, 120 के। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2³ 3 और 5, और क्वेश्चन बोल रहा है कि टर्मिनेट। अगर यहाँ पे 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया है तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनेट होगा। तो हम एक बार चेक कर लें क्या हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिविजिबल है। तो हम क्या करें, 147 है ऊपर, 3 से डिवाइड करके देखिए, हो रहा है डिविजिबल। सो यस हो रहा है, कितने बार, 49 टाइम्स। सो अब हमारा ये क्या बचा, अब हमारे न्यूमरेटर में है 2 और 5, इसका मतलब अब ये टर्मिनेट हो जाएगा। और कितने डेसिमल के बाद होगा ये बताती है आपको डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 और 5 की हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर 3 डेसिमल दिस फ्रैक्शन विल टर्मिनेट, और दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर डिविजन। चेक कर लीजिए 1 2 3 4। सो विच ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट, सी इज द राइट वन। फाइनल आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज नॉट द क्वेश्चन, सेक्शन बी आ गया आपका। सेक्शन बी मैंने बताया शुरू में ही कितने मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का।
इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है और आपको सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं, 16 अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट अभी आपने सेक्शन ए देखा, आपने क्वेश्चन के लेवल देखे, क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैं ये कहूँ जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। हर पैटर्न के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पर्टिकुलर चैप्टर के जब हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें करवाए हैं, ठीक है। तो पेपर पैटर्न बिल्कुल लगभग क्वेश्चन का पैटर्न वैसे ही है जैसे मैं आपको पढ़ाते आ रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सारी, अगर आप लोगों ने कुछ वीडियोस नहीं देखी तो सारे चैप्टर के वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो केस स्टडीज़ दी हैं उन्हें सॉल्व करिए। अगर आपने उन्हें सॉल्व कर लिया तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएगा जो आपके एग्जाम में आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। ओके, ऐसा नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। अभी तक मैंने जितने भी 20 क्वेश्चन कराए सेक्शन ए में, मैंने उन लेवल्स के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए ऑलरेडी। अब चलिए देख लेते हैं सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर whose radius is r is pi plus 2r, pi plus r, pi r plus 2r। अब आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर सेमी सर्किल का, तो भाई सेमी सर्किल ये होता है, सेमी सर्किल मतलब आधा ऑफ फुल सर्किल। तो भाई फुल सर्किल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल का क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है सारी बाउंड्री, तो बाउंड्री तो ये भी है फिर, तो ये क्या होता है, ये डायमीटर होता है। डायमीटर किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर। तो टोटल पेरीमीटर के लिए आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, यानी कि पाई आर प्लस 2r। विच ऑप्शन इज राइट, डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन मतलब पीई जो है वो आपका ये डिनोट करता है, किसी प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है इवेंट की। तो ऑप्शंस में दिया है फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा था तब भी किया था, और मैंने बताया था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कहाँ तक जाएगी, या 1, मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर दैन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। इसको क्या होना है, इसको हमेशा 1 से बराबर होना है या 1 से छोटा होना है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना है। सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। हमेशा याद रखिए कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 90 डिग्री एंड BD is perpendicular to AC। स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लें। एक ट्राइंगल है हमारा जिसमें B पे 90 डिग्री है, तो ये है आपका A, B और C, और BD एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। नाउ इफ AC इज इक्वल्स टू AC आपको कम्प्लीटली 9 सेंटीमीटर दी गई है और AD आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, देन BD इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर ये आपकी यहाँ तक 9 है, ये पूरी 3 है और ये पूरी 9 है, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गया। आपको किसकी लेंथ निकालनी है, ये वाली साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो एंगल A जो होता है वो एंगल C के बराबर होता है, ठीक। ये उन बच्चों को समझ में आ जाएगा जिन्होंने मुझसे सिमिलैरिटी ट्रायंगल को पढ़ रखा है, उन्हें पता है कि मैं कैसे कह रही हूँ एंगल A और एंगल C बराबर है। अब एंगल A और C बराबर है तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके बेस हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिमिलैरिटी पे, सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये सिमिलैरिटी प्रूफ भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ भी रखा है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ओके। सो अगर हम इसमें सिमिलैरिटी लगाते हैं, ठीक है, तो सिमिलैरिटी लगाने के बाद अब आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, AD, अगर हमने इस ट्राइंगल का AD लिया हुआ है तो हमें इस ट्राइंगल का क्या लेना है, BD लेना है। देन अगर हमने इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर लिया हुआ है यानी कि BD, तो हमें इस ट्राइंगल का क्या लेना है, परपेंडिकुलर, विच इज DC, ठीक है। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रख दिया तो हमने क्या, ये आया आपका AD इज गिवन 3, BD आपको नहीं पता है, यहाँ पे BD, DC इज गिवन 6। नाउ व्हाट हैपन, BD स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 6 × 3 18। यहाँ से आपका क्या हो गया, BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो ये आपका आंसर आएगा 3√2। चेक कर लें क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। सो विच ऑप्शन इज राइट,
सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, 3/√2. चेक कर ले फाइनल आंसर. सो फाइनल आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव अ सोल्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका कोई भी सोल्यूशन. ऐसा कब होता है स्टूडेंट? ऐसा तब होता है जब लाइंस आपकी क्या हो, लाइंस आपकी पैरेलल हो. और पैरेलल की कंडीशन आपके पास क्या गिवन है? पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है. सो बस वही रख दें. क्या पता है हमें? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. ये पैरेलल की कंडीशन है. a1 क्या है आपका? x का कोफिशिएंट यानी 3. a2 क्या है यहाँ पे? दूसरे वाले x का कोफिशिएंट. b1 क्या है? y का कोफिशिएंट 5. b2 क्या है यहाँ पे आपका? k का कोफिशिएंट. ओके, सॉरी y का कोफिशिएंट. सो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. क्या हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू 3k. तो k यहाँ से आ गया आपका, क्या आया? 10. ओके, चेक कर लीजिए. 5, 10. So which option is right? Option number B is the right one. Let's check the final answer. Final answer is B. Next question, question number 25. If the circumference of a circle increases from 2 pi to 4 pi, then its area is dash of original area. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि circumference इंक्रीज होके 2 पाई से. तो पहले हम मान लेते हैं, मान लीजिए पहला सर्कमफ्रेंस था 1 जिसका था आंसर आया 2 पाई. दूसरा सर्कमफ्रेंस है C2 जिसका आंसर आया 4 पाई. ओके, सो अगर पहला सर्कमफ्रेंस C1 था तो इसकी रेडियस क्या थी तब? तो आप फॉर्मूले से, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से इक्वेट कर दीजिए. इसका मतलब यहाँ पे रेडियस थी 1. सो जब C2 हो गया तब आपकी रेडियस क्या हो गई उसी सर्किल की? फिर इक्वेट करके निकाल लें. सो ये हो गया आपका 2, तो तब रेडियस हो गई 2. ठीक है, अब अगर ये पहले वाले का था तो पहले वाले का एरिया निकाल लीजिए. क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई. ठीक है, फिर A2 निकाल लीजिए. जब सर्किल चेंज हो गया मतलब इंक्रीज हो गई उसकी रेडियस, तो क्या हो गया? पाई 2 स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई. तो अब आप मुझे बताइए कि छोटे वाले पहले वाले सर्किल का जो एरिया था वो दूसरे वाले का कितना है? तो दूसरा वाला पहले वाले के 4 टाइम है. देन इट्स एरिया इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया. ऑप्शंस चेक कर ले. हाफ, डबल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट. फाइनल आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a by b, देन tan थीटा इज इक्वल टू. क्वेश्चन कह रहा है आपको पता है कि साइन थीटा a by b है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? ऑप्शंस में देख लीजिए. इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू तो पता है लेकिन कॉस थीटा तो नहीं पता है ना. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे क्योंकि हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. ठीक है, और कर भी सकते हैं. साइन थीटा a by b दिया है ना, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक, सो अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपने एक बनाया, परपेंडिकुलर यहाँ पे a है, हाइपोटेन्यूज b है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आप ही बताइए. पाइथागोरस लगा दीजिए. जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह हमने कैपिटल बी ले लिया. यहाँ से जब बेस की वैल्यू निकालेंगे आएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, यानी कि ये साइड आपकी क्या आई? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक, साइन थीटा है a by b, कॉस थीटा क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है आपका? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? b. तो b से b कैंसिल आउट हो गया. tan थीटा आपको क्या मिल गया? tan थीटा मिल गया a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, तो b स्क्वायर कौन सा ऑप्शन राइट है? a अंडर रूट बी स्क्वायर, याना ऑप्शन नंबर डी. चेक कर लिया. फाइनल आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equals to 2 sin square theta and y is equals to 2 cos square theta plus 1, then x plus y is. क्वेश्चन कह रहे हैं x और y की वैल्यू निकालिए. तो x plus y, x क्या है भाई? x है 2 sin square theta, y क्या है? 2 cos square theta plus 1. अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा? sin square theta प्लस cos square theta. आइडेंटिटी याद आई? ठीक है, क्या हो जाती है? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा. चेक कर लें. 3, 2, 1, 1/2. फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है. फाइनल आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 37 सेंटीमीटर,
पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/2 7 सेंटीमीटर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस ऑफ द सर्किल का डिफरेंस दिया है, यानी कि सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस का डिफरेंस है 37। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr माइनस r इज इक्वल टू 37 होगा। ठीक, सर्कमफ्रेंस में पाई की भी वैल्यू आपको गिवन है, क्या है 22/7 r माइनस r इज इक्वल टू 37। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपका 7 आपका डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 44r माइनस 7r इज इक्वल टू 37। 44 में से 7 माइनस किया 37r अपॉन 7 इज इक्वल टू 37, ये आपका कट गया, रेडियस आ गई 7। अगर रेडियस 7 आ गई तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कटा, आंसर आया 44 सेंटीमीटर। चेक कर ले 154, 44, 14, 7। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज राइट, बी इज द right option, final answer B. So next question student, question 29, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। मतलब ऐसा एक नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 भी और 10 भी और उसके बीच के सारे नंबर से भी डिवाइड होता हो। ठीक है, ऑप्शंस में आपके ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, 1 से होगा, 2 से होगा, क्या 3 से डिवाइड होता है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, 3 से तो होता ही नहीं है। 1003 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 2520 होता है 3 से डिवाइड, बिल्कुल हो जाता है 840 टाइम्स। 4 से हो जाएगा ये डिवाइड, बिल्कुल हो जाएगा, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 चेक करने पड़ते हैं, हो जाएगा। 5 के लिए 0 है, हो जाएगा। 6 के लिए क्या चेक करना पड़ता है, 2 और 3 दोनों का डिविजिबल ऑलरेडी है। 7 के लिए क्या चेक करते हैं, 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए, 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। ठीक, हो जाएगा 360 टाइम्स। ओके, 8 से डिवाइड करके देखें, ठीक है, 8 से डिवाइड करके देखिए, हो जाएगा। 9 से डिवाइड करके देखें, बिल्कुल हो जाएगा। 5 + 2 + 7 7 + 2 9, 9/9 डिविजिबल है। 10 ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब यही ऑप्शन ऐसा है जो सारे 1 to 10 के बीच से डिविजिबल है। ये आपका ऑप्शन से लग गया क्वेश्चन। अगर ये आपको बेसिक से लगाना पड़ता तो क्या करते, आपको 1 से 10 के बीच के जितने नंबर है सबका एलसीएम निकालना पड़ता पहले, और जब आप एलसीएम निकालते तब आप चेक करते कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो हमने इसे ऑप्शन से कर लिया, बहुत जल्दी लग गया। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells ring at intervals of 4, 7, 14। तो भाई जिन्होंने पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि मैंने आपको हिंट दी थी, जब भी हमें कभी टुगेदर क्वेश्चन में आ जाए जहाँ पे हमें ये निकालना हो कि टुगेदर ये एक साथ कब बजेंगे, टुगेदर ये एक साथ कब होगा, वहाँ पे हमें क्या निकालना है, वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। और हम ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं, अगर ऑप्शन में आंसर छोटा आ रहा है इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। गिवन आंसर से छोटा आ रहा है तो ठीक है। When they will ring together again, तो भाई 6 बजे के बाद दोबारा कब बजेंगे, इसके लिए आप 4, 7 और 14 मिनट्स का क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। सो 4, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 7, 7, 2 और इसके बाद 7, क्या आंसर आया, 7 4 ज़ा 28। तो ये 28 मिनट्स हैं, यानी कि 6 बजे के बाद 6:28 पे ये सब दोबारा बजेंगे। नेक्स्ट इज राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the age of the father if the sum of the ages of a father and his son in years is 65 and twice the difference of their ages in years is 50। तो क्वेश्चन कह रहा है फादर और सन की एज का जो सम है वो 65 है और इनके डिफरेंस का जो ट्वाइस है वो 50 है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिला ये। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 2f = 90। तो फादर की एज आ गई आपकी क्या, 45। ठीक है, अब पूछा क्या था, फादर ही की पूछी थी तो बस देख लेते हैं 45 है। यस, देखिए बी ऑप्शन ही अवेलेबल है 45। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, बी फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा का होल स्क्वायर। फटाफट से क्या रख दीजिए, फटाफट से सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। ठीक, sin थीटा की tan थीटा की पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, कोसेक थीटा की पता है 1/sin थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाइए, sin थीटा, sec थीटा की पता है 1/cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक, ये कट गया आपका, यहाँ से आपको क्या मिला, 1/cos
स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेस सेम है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी लग गई, क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, आंसर आ गया 1 और 1। ठीक है, नेक्स्ट -1 0 1 एंड 2, so which option is right? C is the right one. C is the right answer. Next question, the perimeters of the two similar triangles are 26 and 39. The ratio of their areas will be. Question कह रहा है दो similar triangles हैं, उनके perimeters आपको given है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट आपको याद होगा हम लोगों ने सिमिलैरिटी चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है, क्या कि एरिया का रेशियो यानी कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल is equal to the square of the area of square of this triangles one side। मान लीजिए इसकी कोई साइड है AB, इसका स्क्वायर, इसकी कोई साइड है XY, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, वन ट्रायंगल है आपका ABC और ये है आपका XYZ। ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, तो इनके किसी भी करस्पॉन्डिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली AB और XY, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, सो जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है वैसे ही आप ये भी याद रखिए कि ऐसा पेरीमीटर के केस में भी होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का होल स्क्वायर, सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XYZ का होल स्क्वायर। जैसे साइड के लिए होता है वैसे पेरीमीटर के लिए भी होता है। सो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, बस जैसे आपने ये फॉर्मूला याद रखा है, इतना एज अ फॉर्मूला आपने याद रखा हुआ है, वैसे ही आप इसको भी एज अ फॉर्मूला याद रखिए कि एरिया क्या होगा पेरीमीटर के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। सो यहाँ से आपको पेरीमीटर ऑलरेडी पता है 26 और ये 39। ठीक है, इनके स्क्वायर के बराबर है, 13 से ये डिविजिबल है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स स्क्वायर कर देंगे, क्या आंसर आएगा 4/9। इसका मतलब एरिया का रेशियो क्या हो गया दोनों ट्रायंगल का 4:9। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2/3, 6/9, 4/6, 4/9। सो विच ऑप्शन इज राइट? लास्ट ऑप्शन इज राइट। सो एज अ फॉर्मूला इसे भी आप याद रखिए कि जैसे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया का रेशियो, वैसे पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन अ पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, हाउ मेनी कार्स आर देयर? क्वेश्चन कह रहा है 20 व्हीकल्स हैं जिसमें कार्स भी हैं मोटरसाइकिल्स भी हैं। ठीक है, अब कार का बताइए, अगर 56 व्हील्स टुगेदर दिख रहे हैं, देयर आर 56 व्हील्स, मतलब कार में आपको 56 व्हील्स दिख रहे हैं, तो उसमें से कार कितनी थी? ठीक, तो आप क्या कर लेंगे, 20 व्हीकल्स में कौन कौन इंक्लूडेड है, मोटरसाइकिल और कार दोनों इंक्लूडेड है। तो कार का आप कर लीजिए x, मोटरसाइकिल का कर लीजिए y, तो x प्लस वाई कितने हैं भाई, x प्लस वाई है 20। ठीक, अब कार के पास कितने व्हील्स होते हैं, 4 होते हैं, तो 4x। मोटरसाइकिल के पास कितने व्हील्स होते हैं, 2 होते हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू टोटल व्हील्स कितने हो गए 56। तो ये आपकी हो गई दो इक्वेशंस, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, जिन्हें आप साइमल्टेनियसली या एलिमिनेशन मेथड लगा के या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो आपको कार्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लगाने जा रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, क्या आई 20 - x। अब इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, 4x क्या हो जाएगा, पुट करेंगे 40 - 2x इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16। x क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब कितनी कार्स खड़ी थी पार्किंग एरिया में, 8 कार्स खड़ी थी। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, फाइनल आंसर चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसके लिए क्या किया करिए, इसके लिए डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट यहाँ, वेस्ट इस साइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो आदमी है वो 15 मीटर पहले वेस्ट गया, तो किस साइड गया, अगर आदमी यहाँ खड़ा है तो 15 मीटर वेस्ट यानी कि इस साइड आया। देन यहाँ से वो क्या गया, नॉर्थ की तरफ, ये यहाँ से नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब ऊपर गया 8 मीटर। क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कहाँ है, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने का मतलब ये क्या हो गया आपका, भाई ये सब परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री क्या निकालना है आपको, हाइपोटेन्यूज निकालना। इजी था। ठीक है, क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट मीन्स 22, 225, ये आपका हो गया 64,
ये हो गया आपका 289, ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है 17 का स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन आपका चेक कर ले, 17 है, 7, 10, 17, 23, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि वो 17 मीटर दूर था अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज में भी किया था स्टूडेंट, जिन्हें याद हो, जिन्होंने वो वीडियो देखी हो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 8 साइड का, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बनाए, सो ए बी सी और ये हम मान लेते हैं डी। आपको क्या निकालना है, इस बी डी की लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या पता है कि ये इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब ये साइड बराबर है, बीच वाली साइड क्या है, कॉमन है। अब ये साइड कॉमन है और ये साइड बराबर है, तो इसका मतलब इनसे बीच के लगने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। सो एस से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, कह सकते हैं। एस प्रॉपर्टी से हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो जो AD है ये आपकी DC के बराबर है, ठीक। अगर ये बराबर है और टोटल 8 है तो बराबरी में कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि इतनी 4 है। अब ये ट्रायंगल कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज पता है आपको, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। निकाल लीजिए 64, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 48 के बराबर। तो पी क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 48। इज इट क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई 12 48 होता है, और कर ले 4 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4√3। चेक कर लेते हैं क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, 2√3, 3√3, 4√3, 5√3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड Ramanujan are put in a box and one letter is drawn at random, ठीक है, the probability that the letter is A। क्वेश्चन कह रहा है कि रामानुजम में जो भी लेटर हैं वो आपके एक बॉक्स में डाल दिए गए हैं, हमें एक लेटर को रैंडमली निकालना है। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो लेटर A होगा। तो रामानुजन में टोटल पहले हम चेक कर लें कितनी पॉसिबिलिटी, क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं। तो टोटल इवेंट्स में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स हैं 9। अब फेवरेबल इवेंट्स कौन से होंगे, वो होंगे जिनमें ए आ रहा हो। तो ए आने वाले कितने हैं, 1 2 और ये आपका हो गया 3, यानी कि फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, तो फेवरेबल है आपके पास 3 इवेंट्स। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 1/3। ओके, चेक कर लीजिए, 3/5, 1/2, 3/7, 1/3, which option is right? Option number D is the right option. Final answer, option D. Clear? Next question. Area of a sector of a circle is equals to 1/6 to the area of circle. Sector का एरिया सर्किल के एरिया के 1/6 है। डिग्री ऑफ मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, ठीक है। सेक्टर कब बनता है, जब हमने आर्क बनाया हो तभी बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है सेक्टर का एरिया 1/6 है सर्किल के। फॉर्मूला रख दें, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 पाई आर स्क्वायर। पाई आर से पाई आर कट गया, नीचे ये आपका 60 टाइम्स डिविजिबल है। थीटा क्या आ गया स्टूडेंट्स, थीटा आ गया 60 डिग्री। ऑप्शंस में चेक करिए, 90 60 45, विच ऑप्शन इज राइट, बी इज द राइट ऑप्शन। फाइनल आंसर बी, बहुत इजी था। 39 क्वेश्चन, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर की, इसकी शैडो ग्राउंड पे बन रही है कितने मीटर की, 10 मीटर की। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये तो स्टिक है, टावर क्या होगा, टावर इससे लंबा ही होगा, ठीक है। टावर क्या होगा, टावर इससे लंबा ही होगा। तो टावर हम बना लेते हैं पीछे पे, यानी कि एक टावर है जिसकी हमें हाइट नहीं पता है। इसकी शैडो कितनी है, इसकी शैडो 50 मीटर है, यानी कि ये टोटल आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, ठीक। अब बेस क्या होगा, 90 डिग्री तो बनाएगा। कोई भी चीज अगर खड़ी है जमीन से तो वो 90 डिग्री तो बनाएगी, वर्टिकल होती है। ओके, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लग जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था।
क्या करेंगे हम, पहले हम इस ट्रायंगल पे नेमिंग कर लेते हैं ABCDE। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रायंगल ABE पे, ट्रायंगल ABE पे आ जाइए। tan थीटा, ए की बात कर लेते हैं, थीटा ये हम मान लेते हैं, ये थीटा है हमारा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है आपका 20, बेस क्या है आपका 10, ये हो गया 2, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाल ली 2। ठीक, अब जब हम आ जाते हैं ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, ACD, ट्रायंगल ACD पे आ जाइए। ठीक है, tan थीटा, भाई एंगल तो सेम ही है ना, एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सेम थी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। tan थीटा अब आपने निकाल लिया, रख दीजिए 2, परपेंडिकुलर पता है नहीं, क्या है हाइट, बेस पता है, यस पता है, कितना है 50, यहाँ से हाइट नहीं निकल आई, कितनी आ गई आपके पास 100 मीटर। चेक कर लीजिए, 30 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, कि कौन सा ऑप्शन राइट है, 100 राइट। फाइनल आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर हमने गौर किया तो हमने देखा सेक्शन ए में हमारे क्वेश्चंस इतने लेंदी नहीं थे जितने हमारे सेक्शन बी में आए, यानी कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनका सोल्यूशन ऑफ पेयर बताना है कि इनका पेयर सोल्यूशन कैसा होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 1 -1 2 2 -2 1 1 2। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले इन दो इक्वेशंस पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कैसी है। आप देख रहे हो यहाँ 37 है तो वो 37 y के साथ है, यहाँ 43 है तो यहाँ पे है, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए दोनों इक्वेशन में, तो इसको लगाने का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। ठीक, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, एडिंग टू इक्वेशंस, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड 2। 37 में 43 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 80x, 43 में 37 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 80y, 123 में 117 ऐड करिए 10, ये हो जाएगा 4 240। क्या ये इक्वेशन 80 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है, यहां से हमें ये इक्वेशन मिली, फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही प्रोसेस आपको हमेशा करना है जब भी आप क्या करेंगे, इस तरीके की लीनियर इक्वेशन देखेंगे जिसमें वैल्यूज इंटरचेंज हो रही। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, 37 माइनस 43 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 माइनस 6x, 43 प्लस माइनस 37y कितना हो जाएगा 6y, 123 से 117 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा 6 आंसर आएगा। ठीक है, 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, -x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। क्या इक्वेशन बन गई, यहां से आपको मिली फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लगा लें, यहाँ हम लगा लें कोई भी मेथड, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। मैं क्या कर रही हूँ, एलिमिनेट कर रही हूँ, ऐड कर देंगे दोनों को, x x कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास 2y इज इक्वल्स टू 4, y क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब y 2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो इस वाली में रख देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 यानी कि 1। कौन से में सही है भाई, x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। लास्ट चेक कर ले, फाइनल आंसर, यस डी इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया अपना सेक्शन बी। ठीक है, लेवल पैटर्न क्वेश्चन का आपने देख ही लिया है कैसा लेवल है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन को आपका पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया जब आपका इंटरचेंज हो जाए वैल्यू, हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप बिना ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाने लगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे और वो फिर एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, उसको कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, इसलिए इसी तरीके से लगाइएगा, प्रैक्टिस करिए, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, जो कि क्या है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं केस स्टडी। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क के, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी है, आपको एक पैराग्राफ दिया है स्टूडेंट, इसे आपको रीड करना है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मेनी earthquakes and volcanic eruptions occur. In a large horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs and volcanic belts and plate movements. ठीक है,
ये आपको एक फिगर भी दे दिया गया है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया गया है कि ये पैसिफिक ओशन में वो बेसिन है जहाँ पे हर टाइम आपके अर्थक्वेक या वोल्केनोज आया करते हैं, ठीक है। एक हॉर्स शू शेप ये बनाते हैं, ठीक है, जिनके पास कंटिन्यूसली जो सीरीज ऑफ ओशियनिक ट्रेंचेस हैं, आर्क्स हैं, बेल्ट्स हैं, मूवमेंट हुआ करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, फॉल्ट लाइंस के बारे में है सेकेंड पैराग्राफ। Large faults within the earth crust result from the action of plate of tectonic forces, with the largest forming the boundaries between the plates. Energy release associated with the rapid movements on active faults is the cause of most earthquake. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है रीजन कि अर्थक्वेक कैसे आता है। प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे से, अगर जैसे ये देखिए यहाँ पे जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं, जब ये मूव करती हैं तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट आपका है पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो, ठीक है। ये आपका एक स्क्वायर ग्रिड बना गया है, यहाँ पे ए डी एम बी सी ये सब आपकी पोजीशंस दी गई हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा था जो मैंने आपको फिगर बनाया था ये हॉर्स शू शेप बन रहा है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके आसपास की पड़ती हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो ये 3 पैराग्राफ्स पढ़े हुए हैं उसमें से 41 to 45 पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट 41 क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड बी इज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंट्री ए है और बी उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने ग्राफ पे। अब यहाँ देखिए कंट्री ए कहाँ है, कंट्री ए है ये, कंट्री बी कहाँ है, कंट्री बी है ये, ठीक है। इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब स्टूडेंट डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ए का कितनी दूरी पे है, मैं कलर चेंज कर लूँ नहीं तो आपको शो नहीं होगा। ओके, सो ए ये है, ठीक है। ये कितनी दूरी, अब आई एक्सिस से कंपेयर करिए, आपको क्या मिला, ये है इसकी 4 यूनिट। वैसे ही बी कितनी यूनिट है, देखिए 4 यहाँ पे और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 यानी कि कितनी हो गई, 3 यूनिट्स हो गई, ये 4 ये 3। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का मतलब है हमें इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ये क्या बनाएगा भाई, ग्राफ है 90 डिग्री, क्या लगाना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम लगानी हमें यहाँ पे अपनी मैथमेटिक्स है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, पैराग्राफ बेस्ड कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब पैराग्राफ पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे आपसे इंग्लिश की तरह उस पैराग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब आप यहाँ पे लगा लीजिए अपनी पीजीटी, हाइपोटेन्यूज निकालनी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, तो 16 + 9 ये हो जाएगा 25। सो यहाँ से हाइट क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5 आ गई, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में 5 आंसर है कि नहीं चेक कर लें। यस, देखिए सेकेंड ही वाला आपका 5 ऑप्शन है, ठीक है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री C एंड D। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट xy है, ठीक है, जो कि बराबरी की दूरी पे है C और D से। तो ये C और D है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो C और D से बराबरी की दूरी पे है। इसका मतलब P क्या हुआ, P एक मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। और मिड पॉइंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले C और D के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो D के कोऑर्डिनेट्स देखिए, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है तो 3, y की बाद में तो 3 5 कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट x पहले यानी कि 7, y बाद में यानी कि 7 1। अब इनके बीच का हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2 यानी कि 3 + 7/2 और y1 + y2 यानी कि 5 + 1/2, ठीक। ये क्या है आपका 10/2 6/2। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, 5 और 3, ये आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला, ठीक। क्वेश्चन ने आपसे रिलेशन पूछा है, चलिए ऑप्शन देख लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक। हमने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट निकाला। अब अगर ये क्या है, ये एक तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो दी गई है, अगर ये कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देता है तो इसका मतलब वही रिलेशन आपका सही होगा। तो फर्स्ट वाले पे देखिए, ठीक है, फर्स्ट वाले पे चेक करते हैं क्या फर्स्ट वाले पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सो x यानी कि ये है 5 5 - y 5 - 3 = 2, मतलब फर्स्ट ही आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो बाकी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब आपका फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो नहीं सकता। फाइनल आंसर ए इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्ट लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग कंट्री P एंड कंट्री Q इंटरनली इन द रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो निकालिए, P और Q का जो कंट्री है उनके आपको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, एक लाइन डिवाइड कर रही है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है क्या,
3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर। p की कोऑर्डिनेट है 1 3, q का कोऑर्डिनेट क्या है, q का कोऑर्डिनेट है आपका 2 और 7। ठीक है, मान लेते हैं k रेशियो 1 में आपकी ये डिवाइड हो रही है। ओके, सो k रेशियो 1 में डिवाइड हो रही है, तो सबसे पहले कौन डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट का नाम दे दीजिए, o कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये लाइन एक्स वाई में है तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ओ इसी पे लाई कर रहा है। ओके, सो ओ एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक, कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। क्या करना है, m1x2 यानी कि k मल्टीप्लाई 2 प्लस m2y1 यानी कि 1 अपॉन k प्लस 1, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर m1x2 यानी y2 यानी कि k मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ओके, यहाँ से आपका क्या कोऑर्डिनेट मिला, यहाँ से आपको मिला 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, y का, यानी कि o के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ये o कहाँ पे था पॉइंट, ये आपकी इस लाइन पे गिवन था ना, तो अगर कोई पॉइंट उस लाइन पे है तो वो उसकी वैल्यू को क्या करता है, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है, वो कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। इसका मतलब कि जब आप उस लाइन की इक्वेशन में उस कोऑर्डिनेट के x और y की वैल्यू को रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन की लाइन गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का कोऑर्डिनेट ये है तो x का ये मिल जाएगा, रख दीजिए। 3 मल्टीप्लाई में 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ओके, प्लस y की जगह पे y की वैल्यू रख दीजिए 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनफ स्पेस इज नॉट प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ओके, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से आया एलसीएम आपका k प्लस 1, ये हो जाएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, इधर इसको आप लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर चेक कर लीजिए, 6k प्लस 7k, 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 9 4k। ओके, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको k क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से k मिल गया 3/4, और k ही तो पूछा जा रहा था कि अगर 3/4 है इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। ऑप्शंस में चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका अवेलेबल है 3/4। फाइनल आंसर येस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना है। करना क्या है आपको, करना आपको ये है कि आपको सबसे पहले अपनी फिगर बना लीजिए, बिकॉज फिगर से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। हमने एक फिगर बना लिया, एज्यूम कर लिया k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है ये लाइन। अब उस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट, भाई अगर ये लाइन डिवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं तो क्या करेगी, टच करेगी ना किसी पॉइंट पे। हमने उस पॉइंट को कर लिया, मान लिया OXY। ठीक है, अब उस पॉइंट के हमने सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब ये पॉइंट क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जो कोऑर्डिनेट आए थे XY वो हमने वहाँ पे उठा के लाइन पे रख दिए। जब हमने रखा तो हमें क्या मिल गई, k की वैल्यू मिल गई। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम x एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस निकालो कंट्री m का x एक्सिस से। ठीक है, x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है कंट्री m की, x एक्सिस ये है 1 2 3, यानी कि कितनी यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज राइट, एक तो डायरेक्ट देखने वाला क्वेश्चन था, देख के बताना था, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द कंट्री A एंड D। A और D कंट्री के कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट में कौन लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो A का पहले निकालिए, क्या हो जाएगा 1 4, D का निकालिए, क्या हो जाएगा 3 5। ठीक, अब मिड पॉइंट के लिए क्या करना होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्या हो गया, यहाँ से आपका 4/2 2, यहाँ से हो गया आपका 9/2। ठीक है, चेक कर लीजिए, 1/3 2 9/2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन इज, फाइनल आंसर इज बी। बदल लो, हम इधर पढ़ाओ, बस खत्म, 5 मिनट बचा।
Next case study is question number case study 2, roller coaster polynomials. Okay, polynomials are everywhere. They play a key role in the study of algebra, in analysis, and on the whole many mathematical problems involving them. ठीक है, सब जगह polynomial का ही यूज होता है. Since polynomials are used to describe the curves of various types, engineers use polynomials to graph the curves of roller coaster. ठीक है, जो आपके रोलर कोस्टर बनते हैं इनका जो कर्व डिज़ाइन किया जाता है वो पॉलिनोमियल से ही डिज़ाइन किया जाता है. जो ग्राफ बनता है वो पॉलिनोमियल का यूज़ करके ही बनता है. अभी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो ग्राफ आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ ट्रेस करता है. ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट पहले से. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, थर्ड है क्यूबिक एंड फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक. सो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा ग्राफ देखिए जिसमें ऐसे कर्व्स बने हो तो ये ग्राफ हमेशा आपका किसका होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का होता है. लीनियर का तो आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी क्या होगी, दो वैल्यूज आती हैं. ठीक है, दो वैल्यूज आती हैं तो दो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी. तो ये क्वाड्रेटिक और लीनियर तो हो नहीं सकता. सो ये आपका क्या है, बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है. ऑप्शन देख लें लास्ट. यस, फाइनल आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स. विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस. क्वेश्चन कह रहा है आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं. ग्राफ्स आपके ये अवेलेबल हैं, 4 ग्राफ्स हैं. ग्राफ क्या है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि x वेरिएबल पे आपको ग्राफ को चेक करना है. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए किस ग्राफ में 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज जीरोस से ज़्यादा हैं. ओके, जीरोस कब आते हैं स्टूडेंट, जीरोस तब आते हैं जब उस वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल इक्वेशन के आंसर दे दे, जीरो आंसर दे दे. ठीक, अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में अगर हम किसी कोऑर्डिनेट को रखने पे वो आंसर जीरो दे दे, लाइन की इक्वेशन जीरो आंसर दे, तो हम क्या कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ये ग्राफ आपके किसके लिए बना है, ये आपके x वेरिएबल के लिए बना है. तो जहाँ जहाँ पे भी x कट हो रहा होगा, जहाँ जहाँ पे भी x लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ग्राफ से, वो उसके जीरोस होंगे. ठीक, अगर ये y के लिए होता तो हम y को ऑब्जर्व करते. यहाँ पे x के लिए ग्राफ बना है तो हम x को ऑब्जर्व करेंगे. देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में आपकी x लाइन कहाँ पे कट हो रही है, 1 टाइम कट हो रही है. तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट जीरोस बोला है. इस इक्वेशन में देखें तो भी यहाँ पे एक जगह हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट ग्राफ में आए तो देखें तो यहाँ पे आपका 1, 2 एंड 3, तो 3 हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला मोर देन 3, तो मोर देन 3 में तो ये भी नहीं हो सकता. फिर आपका लास्ट ऑप्शन ही बचा है. लेकिन चेक भी कर लें क्या इसमें है भी. तो देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है. ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यानी कितने जगह कट हो रहा है, 4 जगह एक्स एक्सिस कट हो रही है. इसका मतलब 4 डिफरेंट जीरोस हैं इस ग्राफ में. ओके, फाइनल आंसर चेक कर लीजिए. फाइनल आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है, जो आपका रोलर कोस्टर का ग्राफ बना हुआ था उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, नाउ ऑप्शंस आर एस नॉट इक्वल्स टू 0, आर नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी नॉट इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन कह रहा है अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही है. तो आप ये बताइए, अगर ये क्यूब ना लगा होता तो क्या ये क्यूबिक इक्वेशन होती. अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर ये कैसी इक्वेशन होती, क्वाड्रेटिक. इसका मतलब इस पॉइंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. तो इसका मतलब क्या जीरो नहीं हो सकता, कभी भी p जीरो नहीं हो सकता. सो विच ऑप्शन इज राइट, डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगर ग्राफ x वेरिएबल के लिए बना है तो हमें x वाली लाइन को ही देखना होगा कि ग्राफ x लाइन को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है. तो x की एक लाइन यहाँ कट कर रहा है ग्राफ, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ. तो कितने जीरोस हो गए भाई, 3 जीरोस हो गए. ओके, चेक कर लीजिए ऑप्शन 0, 1, 2, 3. सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, लास्ट ऑप्शन. फाइनल आंसर इज डी. Now last question of today's sample paper जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है, if the path traced by the roller coaster is represented by this graph, find its zeros. ठीक है, सेम क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे अब क्या
x के लिए बोल रहा है ना, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू पी वाई, देन हम किसके लिए देखेंगे, y के लिए देखेंगे। बट क्या लिखा है, x लिखा है, पॉलिनोमियल इन इक्वेशन x, यानी कि x वेरिएबल में इक्वेशन दी होगी, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कितने जीरोज हैं, ये तो 3 जीरोज हैं, लेकिन क्या जीरो कह रहा है, इट्स जीरोज, फाइंड इट्स जीरोज। कौन कौन से हैं, तो एक है -3, एक है -1 और एक है 2। ठीक है, नंबर ऑफ नहीं पूछा, नंबर पूछता तो 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं, पूछा जीरोज कौन कौन से हैं, तो हमें उनकी वैल्यू को लिखना है। तो चेक कर लीजिए, -3 -6 -1 -2 -6 -1 नहीं, -3 -1 -2, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन आपका सही है। फाइनल आंसर चेक कर ले, सी आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही इसी पैटर्न, इसी लेवल पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। देखिए 40 क्वेश्चंस तक आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, बिकॉज वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आप अपनी बुक्स में उस तरीके के फॉर्मूले क्वेश्चंस बहुत सारे पढ़ रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बट ये जो केस स्टडी है, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है इस करिकुलम में। ठीक है, इसीलिए आपको जितनी भी वीडियोस मैंने पहले जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, हर वीडियो के नीचे आपको केस स्टडी मिले हैं। 2 केस स्टडीज, 2 से 4 केस स्टडीज मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उन केस स्टडीज को अच्छे से सॉल्व करिए। कुछ नया नहीं है, अभी मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, क्या कुछ नया नहीं, करना वही है जो हम पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या एडिशनल है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, कुछ ग्राफ दे दिए जाते हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना होता है एंड देन आंसर देने होते हैं। वरना कर हम वही रहे, वही जीरोस निकाला हमने, वही इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, वही ग्राफ को ऑब्जर्व किया जो हम पहले भी करते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और क्वेश्चन अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपने देख लिया। लेवल की बात करें तो कोई लेवल इतना हाई नहीं है, एवरेज लेवल है। आई वुड से सेक्शन ए का जो लेवल था आपका, वो क्या था, वो ईजी था। सेक्शन बी का जो लेवल क्या था, वो मॉडरेट था। ठीक है, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था। सेक्शन सी क्योंकि आपके लिए नया है तो कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस थे। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, मैं उसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर करा जाएगा। ओके, अदरवाइज ज्वाइन करिए क्लास को। जो भी मैंने आपको पहले से वीडियोस पढ़ाए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देखिए जाके। ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, आपको कुछ नया पता चला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।